पास पेपर मई जून ओ लेवल्स 2016 QP11 और इस पेपर में से सिर्फ इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 1 नंबर्स, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनइक्वालिटीज़, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज़, वेरिएशंस, सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, इंडिसेस, सर्ट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, एवरीडे मैथमेटिक्स, मीन, मीडियन, मॉड एंड सिमेट्री के ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और ये हमने सेलेक्ट किए हैं इस सिलेबस में जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद थे QP11 में, और ये अभी फ़िलहाल फर्स्ट लेसन में हम ये करेंगे और सेकंड लेसन हमारा होगा बाकी रिमेनिंग जो है इसके टॉपिक्स उनके बारे में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और ये नंबर से टॉपिक आया है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एवेल्यूएट करना है हमने इसको 12 - 6 डिवाइडेड बाय 3 + 4, यानी कि डिमास रूल इस पर लगेगा। पहले आपके पास डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और डिवीजन को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर ये है डिवाइड हो रहा है तो 1/3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है और इसकी जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा +4। नेक्स्ट वैल्यू आ गई आपके पास 12 - 3 कैंसिल हो जाएगा इससे, 3 × 2 = 6 और ये 2 रह गया। अब हम इनको ऐड करते हैं, 12 और 4 ऐड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन है नहीं, एडिशन कर लेते हैं। 12 और 4 ऐड किया 16 हो गया, 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, रिज़ल्ट आ गया 14। ये इसका आंसर आ गया 14 और यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एवेल्यूएट करना है 0.3 × 1.5। अब आपने सबसे पहले मैं आपको इसमें की पॉइंट बताता हूँ, वो ये कि आप डेसिमल को इग्नोर कर दें। डेसिमल को छोड़ने के बाद 3 रह गया और 15, 3 और 15 को मल्टीप्लाई करें, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 और 1 4 45 ये आ गया। 45 आप लिख लेंगे। अब डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करें, 1 डिजिट ये है, 1 ये, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है आपने, 1 2 यहाँ पर डेसिमल आ गया 0.45, ये इसका आंसर है। 0 ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें लिख लें, वरना 0.45 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2/3 - 5/8 है। हम इसको इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे फर्स्ट को हम 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि आपके पास ये डिनोमिनेटर सेम बन जाए, और सेकंड वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर से यानी कि 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। और ये हम बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 16/24 - 15/24। देखें 24 इसका सेम हो गया और 24 इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 16 - 15 मीन्स 1/24 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया 1/24। और इक्वलेंट का मतलब है कि आप इसको डेसिमल में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1/3 डिवाइडेड बाय 7/9 है, तो 1/3 डिवाइड को ख़त्म कर देंगे, ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और नेक्स्ट वैल्यू आने वाली हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 9/7। कैंसिलेशन करते हैं, 3 3 = 9, आंसर आ गया 3/7। ये इसका आंसर हो गया 3/7। 1 मार्क का ये भी क्वेश्चन था। देखें करेक्ट आंसर ओनली, CAO का मतलब है करेक्ट आंसर ओनली, यही आंसर चाहिए था उसे जो हमने निकाल के दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है एन एयरक्राफ्ट लीव्स 22 hours 35 minutes on a flight, takes 3 hours 50 minutes, find the time when the aircraft arrives। कितने बजे पहुंचेगा? तो 3 hours 50 minutes इसमें हम ऐड कर देते हैं, 5 और 8। ये हमें इसमें फ़्लाइट का टाइम जो है जितना टाइम उसके लगेगा वो हमने टाइम इसमें ऐड कर दिया, 3 और 2 5 और 2। अब क्योंकि ये 85 मिनट्स के बजाय हम इसको 60, क्योंकि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, अब हम इसमें से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 85 में से अगर आप 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 5 और 2 25। यहाँ रह गया 25 और ये जो 60 सब्ट्रैक्ट किया है ये बनता है 1 आवर। 1 आवर इसमें ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 26 और ये है 25। 26 और 25, 26 का मतलब है 24 आवर्स का 1 क्लॉक होता है, 1 राउंड होता है, यानी कि आपके पास 1 डे होता है। इसलिए 26 में से अगर आप 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बनेगा 2। तो 2 हमारे पास 2
होल 125 यानी कि 2:25 पे ये यहाँ पर पहुँचेगा। ये उसने कहा था कि कब ये अराइव, इसका अराइवल क्या होगा वो टाइम बताना था। टाइम हमें मिल गया और ये है टाइम। इसका अंदाज आसान तरीका यही है कि आपने इसको पहले ऐड करना है, ऐड करने के बाद इसे 24 यानी कि 1 डे पूरा है उसको माइनस कर दें तो आपको पता चलेगा टाइम क्या है। 2:25 पे आपको पता है 2 hour and 25 minutes। अच्छा, नेक्स्ट है द एयरक्राफ्ट फ्लाइज अ डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट 100 किलोमीटर। और ये है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी से क्वेश्चन। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास होता है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का क्वेश्चन। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड में करना ये होता है कि आपके पास अगर जब भी आप लोअर बाउंड को देखते हैं कि लोअर बाउंड का क्वेश्चन आ गया है तो आपने पहला स्टेप ये करना है कि नियरेस्ट पे जाना है, नियरेस्ट देखना है। नियरेस्ट क्या है? नियरेस्ट 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर का आपने हाफ़ कर देना है, हमेशा हाफ़ से मल्टीप्लाई करना है। जो भी वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करेगी आपने उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा आप उस आंसर को लोअर बाउंड के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर अपर बाउंड हो तो ऐड करेंगे, लोअर बाउंड हो तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि 3200 किलोमीटर था, 3200 किलोमीटर में से 50 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 31 एंड 50 किलोमीटर बाकी रह गया। ये इसका आंसर है 3150। दोबारा देख लें कि लोअर बाउंड अगर होगा तो आपने फ़ौरन आपने नियरेस्ट की तरफ जाना है। नियरेस्ट का जो भी आपका नियरेस्ट होगा उसका हाफ़ कर देंगे, हाफ़ आएगा तो लोअर बाउंड के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अपर बाउंड अगर पूछता, अगर यहाँ पर वो अपर बाउंड भी कहता है तो आपने अपर बाउंड के लिए आपने इसमें ऐड करना होगा, 50 ऐड करेंगे 30 to 50। अच्छा, अब जिसके सिलेबस में लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी नहीं है वो ये क्वेश्चन स्किप कर सकता है, लेकिन ये मैंने इसमें ऐड किया है, इसमें शामिल किया है आज के लेक्चर में। और लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर दोबारा अर्थमेटिक में से। बॉटल फुल ऑफ लिक्विड हैज़ अ टोटल मास ऑफ 1.27 kg। जब सबसे पहले आपने इनके यूनिट सेम करने होते हैं, ये ग्राम्स में है, ये किलोग्राम में है, तो आप इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट करें। मैस, टोटल मैस हमारे पास हमें पता चल गया। टोटल मैस ऑफ फुल बॉटल का वो है टोटल मैस। टोटल मैस हम यहाँ लिखेंगे लिक्विड का। टोटल मैस ऑफ लिक्विड हमारे पास आ गया 1.27 kg। 1.27 kg को अब आप पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 से। 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.27 के बजाय 1 पॉइंट को डेसिमल को हटा दें, 127/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, 00 कट कर दें, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। 100,1270 ग्राम्स, ये ग्राम्स में आ गया। टोटल मैस ग्राम्स में है। और हाफ फुल लिक्विड जो है वो बॉटल, वो हमें पता है कितने उसका मैस है, 900 ग्राम्स। तो मैस ऑफ बॉटल निकालना है, तो मैस ऑफ बॉटल निकालने के लिए आपने टोटल मैस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मैस ऑफ बॉटल, ये हमारे पास मिल जाएगा। और ये है हमारे पास 1270 माइनस 900, ये हमारे पास वैल्यू आएगी इसको सब्ट्रैक्ट करने से। मैस ऑफ बॉटल निकालने के लिए ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास है फुल ऑफ लिक्विड, यानी कि फुल ऑफ लिक्विड का मतलब है कि ये बॉटल जो है वो फुल है लिक्विड से, जबकि हाफ लिक्विड का 900 है। तो फुल का जो बनेगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 900 विच इज़ इक्वल टू 1800 ग्राम्स। 1800 ग्राम्स जो है वो आपके पास इसमें फुल ऑफ लिक्विड है। हाफ लिक्विड का 900 होता है तो डबल कर देंगे तो ये फुल ऑफ लिक्विड हो जाएगा, यानी कि 1800। तो 1800 में से अब ऐसा करते हैं कि हमारे पास 1800 यानी कि इसमें से माइनस कर देते हैं 1270 यानी कि 1250 और ये आंसर आ जाएगा 10 और ये 3 और 530 ग्राम्स हमारे पास होगा मैस ऑफ बॉटल। मैस ऑफ बॉटल 530 ग्राम्स और 1800 ग्राम्स जो था वो लिक्विड का था, इसलिए ये 1.27 kg था। हमें इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है और यही इसका आंसर होगा। यही इसका आंसर है हमारे पास, ये आंसर है। हम अगर हाफ माइनस करेंगे यानी कि 900 माइनस करेंगे तो वो हाफ लिक्विड माइनस होगा, फुल लिक्विड माइनस नहीं होगा, जबकि बॉटल जो थी वो फुल लिक्विड थी, लिक्विड उसमें फुल था। इस बॉटल में लिक्विड जो है वो फुल है, ये फुल बॉटल है और फुल बॉटल बनेगी 1800 ग्राम्स और जबकि
हाफ बॉटल है 900 ग्राम्स की। फुल लिक्विड माइनस करेंगे तब बॉटल का वेट आएगा, एम्प्टी बॉटल का वेट चाहिए था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेला वॉक्स अप टू अ पार्क 4 मिनट्स। ये मीन मीडियम मॉड में से सवाल है, आपके टॉपिक अगर होगा सिलेबस में तो ये ऐड कर लें, और जिसके नहीं है वो निकाल सकता है, स्किप कर सकता है इस क्वेश्चन को। टॉपिक्स मैंने ऊपर लिख दिए हैं, सिर्फ 2016 में उन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, और फिर इसका सेकंड लेसन में हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम पेपर 1 के 2016 के इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। 4 मिनट्स शी वॉक्स एट अ रेट ऑफ 80 स्टेप्स पर मिनट, यानी कि टोटल बन गया 4 मल्टीप्लाई बाई 80, 320 आपके पास ये टोटल इसने स्टेप्स ले लिए हैं। और इस तरह से हम टाइम बना इतना, और फिर इसके बाद 1 मिनट शी वॉक्स एट अ रेट ऑफ 120 स्टेप्स पर मिनट, और ये स्टेप्स बने 1 मल्टीप्लाई बाय 120 मीन्स 120 स्टेप्स। टोटल टाइम हमारे पास आ गया, टोटल टाइम टेकन 4 + 1 यानी कि 5 मिनट्स। मीन निकालना है हमने, तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यही है कि इन्हें ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 5 और 0 4 4 440 कैंसिलेशन कर दें, 88 मीन इसका आ गया 88 ये स्टेप्स पर मिनट, 88 स्टेप्स पर मिनट, यही इसका आंसर है। ये देखें 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 2016 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, और इस डेसिमल को मूव कर देते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे जब मूव करेंगे तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि पहले राइट साइड पे मूव करके लिख लें 3.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर। अब 10 रेज़ टू पावर -3 ऑलरेडी है, लेकिन इसमें हमने जब राइट साइड पे मूव किया है तो माइनस करेंगे इसमें से मज़ीद, और वो कितना करेंगे, जितने डिजिट्स मूव किया है, 2 डिजिट्स मूव किया है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -5, ये इसका आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो होता है, इसलिए हमने 3 के बाद लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर्स स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें इसे इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि जो है वो सेम हो जाए। अब देखें ये है -3 है, आप इसे कोशिश करेंगे कि ये भी -3 बन जाए या ये भी -3 बन जाए या सब एक जैसे आ जाए, यानी कि -5 के साथ आ जाए। जैसे अगर मैं इसको मूव करता हूँ, ये पहले ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ 3.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। हमने इसको यूज़ कर लिया, और इसमें भी ऐसे करते हैं, लेफ़्ट पर लेकर आते हैं 3.37 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -5 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लेफ़्ट पे मूव करेंगे तो ऐड होता है। जब हम ऐड करेंगे तो, और कितने डिजिट्स मूव किया है, अपने 1 डिजिट मूव किया है, हम 3.37 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। इसी तरह से ये ऑलरेडी -5 ही है। अब कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट वैल्यू को, 3.4 है, 3.3 है और 0.42 है। इसका मतलब कि फर्स्ट नंबर पे ये हो गया और सेकंड नंबर पे ये हो गया, थर्ड नंबर पे ये हो गया, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं 0.42 है, और इससे बड़ी वैल्यू जो है वो 3.37 है, और इससे बड़ी वैल्यू 3.4 है, और सब के कोफिशिएंट जो हैं वो सेम है, यानी 10 रेज़ टू पावर -5 है, 10 रेज़ टू पावर -5 है, 10 रेज़ टू पावर -5 है। इसलिए हमने इसको अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने पर हम आंसर लिखेंगे, स्मॉलेस्ट इज़ 0.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। आंसर वही लिखेंगे जो क्वेश्चन है, और 33.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे 0.034 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3। ये इसका आंसर हो गया। ये है हमारे पास अरेंजमेंट, और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकंड पार्ट का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि बाय राइटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। पहले आप इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखेंगे, ये मैं आप सेपरेट बताता हूँ आपको, 29.2 है। हम इसे 1 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि ये आपने इग्नोर कर देना है, और ये क्योंकि मोर देन 5 है इसलिए 1 इसमें ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो गया, और इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, यानी कि 30।
इसी तरह से 8.17 है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे ये लेंगे तो क्योंकि ये लेस दैन 5 है इसलिए ज़रूरत भी नहीं है ऐड करने की, जस्ट 8 आ जाएगा आपके पास वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 8। 0.396 है, अब आप इसे इग्नोर करेंगे तो ये मोर देन 5 है इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, और इसकी जगह पे 0 नहीं आएगा क्योंकि आफ्टर डेसिमल है, ये बिफोर डेसिमल था इसलिए हमने 0 लिखा था, और ये 0.4 आएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 0.4, डेसिमल को हटा दें, ऊपर 10 आ जाएगा, यानी कि आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट है तो एक सिंगल ज़ीरो आएगा। अब 4 रह गया, 4 को कटिंग करें, 4 1 द 4, 4 2 द 8। अब ये मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 द 6 यानी कि 60 और एक 0, ये 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 600 आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसके आंसर्स हैं। फर्स्ट आंसर ये था, सेकंड आंसर 600। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक अ क्वाड्रिलेटर ABCD which has AC as its line of symmetry। तो सबसे पहले हम AC देख लेते हैं कि हमारे पास AC लाइन कौन सी है। ये लाइन है AC लाइन, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो फिगर अबव बनेगी वही फिगर बिलो बनेगी, यानी कि सेम फिगर यहाँ पर आप बना दें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ये हमारे पास आपके पास B का, जैसे इसे दोबारा से बना लेते हैं, ये हमारे पास B की वैल्यू है, और इसमें जैसा B पॉइंट ऊपर है ऐसे ही ये B डैश, आप इसे कह सकते हैं B डैश पॉइंट है, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई AC, और सेम फिगर जैसे अबव है सेम फिगर वैसी ही बिलो सेम फिगर बन गई है, इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री AC के लिहाज से हमने ये ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, और ये काइट, इस फिगर को हम काइट कहेंगे क्योंकि ये दोनों सेम लेंथ्स हैं, यहाँ पर ये लेंस सेम है और ये लेंस भी आपस में सेम है, और इसलिए ये एक काइट बन गई। नेक्स्ट फिगर हमारे पास आ रही है वो है पैरेललोग्राम की, क्योंकि ये सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है। सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 में रोटेशनल सिमेट्री, रोटेट करेंगे और सेम फिगर आनी चाहिए, इसलिए ये 2 टाइम्स रोटेट करने पर एक पैरेललोग्राम बनेगी, और हम इसे पैरेललोग्राम जब हम रोटेट करते हैं तो वो 2 टाइम्स रोटेट करने पर सिमिलर फिगर आ जाती है, इसलिए ये हम इसे कहेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। PQRS क्वाड्रिलेटरल, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी इनमें आपस में। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि द शेडेड रीजन इन द डायग्राम इज़ डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज़, और उसमें से फर्स्ट इनइक्वालिटी गिवन है y इज़ इक्वल टू हाफ एक्स, वाई इज़ इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 2, और अगर आप इसे कंपेयर करके देखें y इज़ इक्वल टू mx प्लस c से, तो इसमें y इंटरसेप्ट 2 है। तो अब देखें 2 वाली जो डायग्राम है, वो लाइन जो है वो ये है, जो इंटरसेप्ट इसका, जिसका इंटरसेप्ट जो है वो 2 है। एक बात, और दूसरी बात ये है कि जी आपके पास m इसमें पॉजिटिव है, m इज़ इक्वल टू 1/2। अगर m पॉजिटिव होगा तो इंक्लाइंड इस तरह होगी, अगर m नेगेटिव होगा तो इंक्लाइंड ऐसे होगी लेफ़्ट पे। तो इस वक्त इंक्लिनेशन राइट पे है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 2, और जब हम इसकी इनइक्वालिटी शेड के अंदर लेके जाएंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगी, यानी कि y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 2। ये तो हो गई इसकी इनइक्वालिटी। अब नेक्स्ट 2 लाइंस रह गई आपके पास। एक ये लाइन है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड द लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑलवेज कंटेन द वैल्यू ऑफ y ओनली, यानी कि y इज़ इक्वल टू 3। ये आपके पास इसमें सिर्फ y ही होगा, y इज़ इक्वल टू 3 ये इक्वेशन होगी। लेकिन क्योंकि इसका शेड बिलो है तो हम इसे इसी इनइक्वालिटी जो लिखेंगे y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 3, ये सेकंड इनइक्वालिटी आ गई। थर्ड इनइक्वालिटी ये है, और थर्ड इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो उसका y इंटरसेप्ट 0 होता है, यानी कि y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। इसमें c अगर 0 होगा तो y इज़ इक्वल टू mx की शेप आ गई। अब y इज़ इक्वल टू mx है, सिर्फ इसमें से ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट देखा जाए तो ये पास कर रही है 1 1 से, फिर 2 2 से, और 3 3 से। इस तरह से इसका जो ग्रेडियंट होगा वो -1 होगा, क्योंकि सेम। अब मैं फाइंड आउट करके दे देता हूँ, वैसे डायरेक्ट भी मैंने कर दिया है, लेकिन ये आपके पास एक पॉइंट इसमें आ गया -3 3, और सेकंड पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं -2 2,
और ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए हमारे पास इसका आंसर आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला लगाएंगे, 1 ऊपर आ गया, -3 + 2 यानी कि -1, और आपके पास ये देखें ग्रेडियंट इसका -1 आ गया। और y = mx + c फार्मूला है, c इसमें 0 है और आपके पास m की वैल्यू -1 है, तो इसलिए y = -x आ गया। लेकिन इसका शेड अबव है, ग्रेटर है, तो हम ये कहेंगे नेक्स्ट इनइक्वालिटी आ गई हमारे y > -x। ये 3 इनइक्वालिटीज़ थी। फर्स्ट आ गई y > ½ x + 2, सेकंड आपके पास आ गई y <= 3, थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ y > -x। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फैक्टराइज़ करना है, और फैक्टराइज़ करने के लिए ये 4 आपके पास टर्म्स हैं, इसलिए पेयर वाइज हम इनको कॉमन ले लेते हैं और इसमें से फिर उसके बाद पेयर बन जाएगा कॉमन का। पहले हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, +5x - 20, इन्हें कंबाइन कर लेते हैं। 3y कॉमन आ गया और वैल्यू रह गई अंदर x - 4। इसी तरह से 5 कॉमन ले लें, x - 4 कॉमन बन गया, अंदर ब्रैकेट में x - 4 आ गया और 3y + 5, यही इसका आंसर है। फैक्टराइज हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये है इसका आंसर x - 4 और 3y + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन का। फंक्शन f(x) = 2x - 9 है, और जबकि f of -3/4 आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि सिर्फ x की जगह और -3/4 है, तो आप इसमें रिप्लेस कर दें, वैल्यू ऑफ x लगा दें -3/4। जहाँ जहाँ x है वहाँ -3/4 आप इंसर्ट कर देंगे। वैल्यू आपके पास जैसी -3/4 लगेगी, आंसर आपका आ जाएगा 2 to the 4, -3/2 -9। अब इसे आप इसे मल्टीप्लाई करें, 2 9 = 18 और -3 एज इट इज़, 18 and 3 21, 21/2, आंसर आ गया 11 होल 1/2। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन्वर्स निकालना है। इसी क्वेश्चन में इन्वर्स फाइंड आउट करना है। पहले इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर x की वैल्यू 3 लगाएंगे। f(x) हमारे पास है 2x - 9, इसको हमेशा y रखना है आपने जब भी इन्वर्स निकालना हो। y के इक्वल सपोज करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब आपने 9 + y हो जाएगा, राइट साइड पे 9 को ले जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया y + 9 / 2। क्योंकि f(x) का आंसर आपने सपोज किया था f(x) को y, और x का आंसर आ गया आपके पास f इन्वर्स ऑफ y, और इसलिए अब आप x की वैल्यू f इन्वर्स ऑफ y लिखेंगे। और अब हमें क्यों रिक्वायर्ड है f इन्वर्स ऑफ 3, तो हम इसमें x की वैल्यू 3 लगा देंगे। पुट y = 3, क्योंकि y है यहाँ पर, तो y की वैल्यू 3 लगा देंगे। ये हमने इसमें 3 लगा दिया। 9 and 3 12, 12/2 कैंसिलेशन हो गई 4, तो f इन्वर्स ऑफ 3 का आंसर आपके पास आ गया 4। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, और ये 6 आ रहा है। 2 6 * 12, सॉरी 2 6 * 12, ये मिस्टेक थी, ये हम करेक्ट कर देते हैं। ये इसका आंसर है। आंसर्स मैंने यहाँ साथ ही लिख दिए हैं। पिछला आंसर में था 2 10 * 20, ये 20 था, 2 10 * 20, 10 होल 1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है, अ मैप इज़ ड्रॉन ऑन टू अ स्केल 2 cm to 5 km. 2 towns are 9 km apart. Calculate the distance between them on the map. ये 2 टाउन्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस है हमारे पास 9 किलोमीटर। तो पहले यूनिट देखते हैं, 2 cm to 5 km है, और हमें रिक्वायर्ड है 9 किलोमीटर से मैप के ऊपर डिस्टेंस x सेंटीमीटर रख लेते हैं और 9 किलोमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा नंबर पे ये है कि अगर आपके पास 2
सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है और x सेंटीमीटर निकालना है 9 किलोमीटर के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 18 इज़ इक्वल टू 5x। x निकालने के लिए आप 5 पे डिवाइड कर दें, वैल्यू ऑफ x निकला है 3.6 सेंटीमीटर ऑन द मैप होगा ये 3.6 सेंटीमीटर। दोनों मेथड हैं, आप ये भी ले सकते हैं, इसमें भी आप क्रॉस करके और आंसर निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, ऑन द मैप अ टाउन कवर्स एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड कैलकुलेट इट्स एक्चुअल एरिया। मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल 5 किलोमीटर है, ये हमें स्केल गिवन है। तो 2 स्क्वायर कर देते हैं हम इसका, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में कन्वर्ट करना है तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 किलोमीटर स्क्वायर। 25 किलोमीटर स्क्वायर होगा एक्चुअल, और मैप के ऊपर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर करना था इसलिए हमने दोनों का स्क्वायर किया, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें पता चल गया कि मैप के ऊपर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, तो फिर एक्चुअल इसका 25 किलोमीटर स्क्वायर होगा। एक्सप्रेस द स्केल ऑफ द मैप इन द फॉर्म 1:n। 2 सेंटीमीटर है और 5 किलोमीटर है। पहले यूनिट सेम करना होता है। 2 सेंटीमीटर है, 5 किलोमीटर को मीटर्स में लाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मीटर्स में आ गया। अब जब ये मीटर्स में आ गया, ये हमारे पास यानी कि ये मीटर्स में आ गया, तो ये अब हमें चाहिए सेंटीमीटर में, क्योंकि लेफ़्ट पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए फिर आप एक और दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और वो है 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अब जब यूनिट सेम हो जाते हैं तो अब यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब लिखेंगे वैल्यूज़ को 2, 500 एंड 000। ये हमारे पास सेंटीमीटर्स में ही है, लेकिन हमें 1:n में लाना है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। दोनों को 2 पे, लेफ़्ट पे भी डिवाइड कर दें 2 पे, और राइट को भी 2 पे डिवाइड कर दें। कैंसलेशन हो गई, ये 1 रह गया 1, और ये आ गया 25, क्योंकि 2 50 25 1 2 3 4 zeros with 4 zeros, 1:25 with 4 zeros। ये आंसर आ गया हमारे पास। फर्स्ट आंसर 3.6 और इक्विवेलेंट यानी कि फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। सेकंड आंसर 25, थर्ड आंसर 25 with 4 zeros। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करने के लिए हम इनके कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं हमेशा। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x है, पहले रीअरेंज करना चाहें रीअरेंज भी कर सकते हैं, वरना आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इनके कोफिशिएंट्स y के सेम कर दें तो y के सेम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को 6 से और सेकंड को 4 से। इनके कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका कोफिशिएंट 6 था, 6 को हमने फर्स्ट से कर दिया, इसका कोफिशिएंट 4 था, इसको हमने 4 से कर दिया। मल्टीप्लाई करते हैं 18x फर्स्ट इक्वेशन, 24y सेकंड 4 और 20x, 4 5 20, 24 राइट पे 24। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिलेशन हो गई। 18 - 20 -2, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो -2 आएगा, और ये -4 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि हमने x निकालना है तो x को राइट पे ले जाते हैं, विद नेगेटिव साइन है इसलिए 2 पे डिवाइड कर दें, कैंसिलेशन हो गई, x का आंसर आ गया -2। इस आंसर को कहीं भी लगा लें, जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा लेते हैं। 3x इज़ इक्वल टू 4y, वैल्यू ऑफ x है -2, -6, 4 से डिवाइड कर दें, 2 to the 4, 2 3 6, -1.5 ये वैल्यू ऑफ y निकलाई है, और एक वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ चुकी है। ये था हमारा आंसर, ये इसका आंसर आ गया, और इसका आंसर हमारे पास यहाँ मौजूद है। x की वैल्यू -2 एंड y इज़ इक्वल टू -1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 वेरिएशंस का क्वेश्चन है। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x, x का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे विच इज़ kx²। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास ये गिवन है, व्हेन x इज़ इक्वल टू 4
व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 8, y की जगह 8 लगा देंगे, x की जगह 4 लगा देंगे, क्योंकि हमें इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है सबसे पहले, इसलिए अब 16 को डिवाइड कर देते हैं ताकि k निकला है 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, k का आंसर आ गया 1/2। इस आंसर को हम इस इक्वेशन में लगा देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन नंबर 1 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन 1/2x²। वैल्यू ऑफ k लग गई है। अब हमें निकालना है y व्हेन x इज इक्वल टू 3। व्हेन x इज इक्वल टू 3, x की जगह 3 लगाते हैं, देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी। 3² 1/2, 3² 9 होता है, 9 यानी कि 4.5 y पॉइंट। अब हमारे पास आंसर आ गया इसका, y का आंसर हमें रिक्वायर्ड था, y का आंसर y इज इक्वल टू 4.5, ये हमने यहाँ लिख दिया। मार्क्स 2 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। हम सिर्फ जो टॉपिक्स कर रहे हैं और इन टॉपिक्स में ये वेरिएशन भी शामिल है, और वेरिएशन के इस टॉपिक के अलावा जो बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेसन में शामिल करेंगे। P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, इन्वर्सली यानी कि 1/Q। और अब हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर आते हैं विच इज़ K। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इट इज़ नोन दैट P इज़ इक्वल टू 15 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ Q। पर्टिकुलर वैल्यू कोई भी ले लेते हैं, हम T ले लेते हैं सपोज, और उसमें जब हम Q की वैल्यू T लेते हैं तो P इज़ इक्वल टू 15 बनता है। यहाँ वैल्यू लगा देते हैं, 15 इज़ इक्वल टू K डिवाइडेड बाय T। इस तरह से K निकलाया हमारे पास 15T। इस K की इस वैल्यू को हम हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में लगाने से P का आंसर आ जाएगा 15T डिवाइडेड बाय Q। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ Q, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ P व्हेन दिस वैल्यू ऑफ Q इज़ डबल। अगर जो वैल्यू आपने सपोज की थी उसको डबल कर दें, यानी कि आपने T रखा था तो इसको डबल कर देते हैं, वो बन जाएगा 2T। और P वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P था हमारे पास 15T डिवाइडेड बाय Q। अब हम इसमें वैल्यू लगा रहे हैं Q की, और वो वैल्यू है 2T। T कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 7.5। वैल्यू ऑफ P निकालना था जब Q डबल हो जाए, तो वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट हो गया। ये था हमारा इसका आंसर। आंसर यहाँ 4.5 और 7.5 दोनों आंसर्स हमारे पास मौजूद हैं, पार्ट A का और पार्ट B का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, और इसमें हमें एंगल गिवन है एक, और वह है 160 डिग्री। ये लाइन, इन लाइंस का मकसद होता है कि लाइंस की लेंथ सेम है, ये सेम है। अपोजिट अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जैसे इन दो साइड्स की लेंथ सेम है, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये सेम होते हैं। ये एंगल और इस एंगल को हम सेम कहेंगे। और थर्ड एंगल हमारे पास मौजूद है विच इज़ 160 डिग्री। ABC ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में ये ABC है, और इसमें अगर देखा जाए तो एक एंगल हमारे पास मौजूद है विच इज़ 160 डिग्री। और 160 डिग्री अगर आपके पास एक एंगल मौजूद है तो, और दोनों दो साइड्स आपकी सेम हैं, तो थर्ड एंगल निकालना, ये फोर्थ एंगल, दोनों एक जैसे एंगल हैं, इन्हें निकालने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि 180 माइनस 160 डिग्री डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 160 डिग्री डिवाइड बाय 2, ये 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10। ये हमारे पास ईच एंगल 10 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री है और ये भी 10। तो इस तरह से हमारे पास ये एंगल निकला है। ये एंगल हमारे पास फाइंड आउट हो गया, ये एंगल है 10 डिग्री और ये भी 10 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे ये एंगल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ABP इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सो द एंगल, रिमेनिंग एंगल CBP इज़ 180 माइनस 160 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 20 डिग्री। ये 20 डिग्री हो गया। और इसी तरह से हम, क्योंकि ये हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं और एक किसी पॉलीगन की, क्लोज पॉलीगन का कट है, तो ABCDE ये यहाँ तक जा रहा है। अगर ये एंगल आपके पास फर्स्ट एंगल 160 था तो नेक्स्ट भी 160 होगा, और इससे नेक्स्ट भी, ये भी 160 डिग्री ही है। 160 डिग्री, ये अगर आप 160 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल यहाँ पर ये भी 20 डिग्री होगा। अब
sum of these two angles are 20 which is equal to 40. तो remaining angle, क्योंकि sum of angle in a triangle is 180, so 180 minus 40 is equal to 140. ये एंगल आपके पास 140 आ गया। और एक्सटीरियर एंगल 180 में से 140 माइनस कर दें, ये रह गया 40, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो अगर आपके पास इंटीरियर एंगल 140 है तो एक्सटीरियर एंगल इसका 180 माइनस 140 विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। ये 40 डिग्री हो गया। अब हमें इस एंगल को निकालते हैं, क्योंकि इस पे भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि पॉइंट डी पर एंगल बन रहा है। पॉइंट डी पर एंगल बन रहा है 160 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 180 में से माइनस कर देंगे 160 को, ये आ जाएगा आपके पास 20 डिग्री। दिस इज़ 20 डिग्री, 20, 60 और फिर थर्ड एंगल। ये थर्ड एंगल निकालना है तो 180 में से 40 भी माइनस कर दें और 20 भी माइनस कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री, एंगल 120 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 में से फिर दोबारा 120 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल्स हमने फाइंड आउट किए हैं और इन एंगल्स के आंसर्स देखते हैं कौन कौन से एंगल मांगे। सी ए बी इज़ 10 डिग्री, ये फर्स्ट एंगल आ गया 10 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है CBP, CB और P विच इज़ 20 डिग्री, 20 डिग्री। नेक्स्ट एंगल DQR, DQR 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री हमारे पास। ये आंसर्स हैं इसके, ये हमारे आंसर्स आ गए हैं और आंसर्स आ रहे हैं जी। फर्स्ट आंसर ठीक है हमारा 10 डिग्री, सेकंड 20 डिग्री और लास्ट 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है फर्दर ट्रिग्नोमेट्री से। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास सर्कल प्रॉपर्टीज़ है और ये हम स्ट्रेट हमेशा इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि ये सेंटर से, सेंटर यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर ये है और सेंटर अगर है तो फिर ये रेडियस होगा। सेंटर टू द सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल इज़ कॉल्ड रेडियस। और रेडियस के ऊपर जब भी कोई टेंजेंट लाइन होगी वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। ये हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री आ गया। इसी तरह से अगर आपके पास ये 90 डिग्री आ चुका है तो फिर हमारे पास दूसरे सेंटर पे जाते हैं। दूसरे सेंटर में हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है और इसमें भी ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो फिर ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा। 90 में से 40 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग एंगल ये आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। अब फिर दोबारा से देखें राइट एंगल ट्रायंगल AB और D को, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक 90 डिग्री है एंगल और एक 50 डिग्री है। अब अगर हम 90 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से 90 माइनस करें, 90 में से 50 माइनस करें, आपके पास ये 90 बचता है। 90 में से 50 माइनस करें तो 40, ये देखें 40 तो डायरेक्ट मैंने 90 में से 50 माइनस कर दिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल थी। इसमें एक एंगल 90 डिग्री था, एक 50 था और इसमें से डायरेक्ट मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये रह गया 40 डिग्री। ये हमारे पास एंगल 40 डिग्री आ गया है। अब हम और भी इसके एंगल्स निकालते हैं जो एंगल्स हमारे पास अननोन हैं। पहले हम अननोन एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट एंगल हमारे पास है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल, ये जो सेकंड सर्कल है इसमें एक पॉइंट है B फर्स्ट, सेकंड पॉइंट C, थर्ड पॉइंट Q और फोर्थ पॉइंट R। ये एक देखें तो क्वाड्रिलेटरल बन रही है। इस क्वाड्रिलेटरल को देखें तो ये एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के पहचान ये है कि ये एक सर्कल के ऊपर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए ऑपोजिट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। अगर ये 40 है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी आप निकाल सकते हैं वो 180 में से सब्ट्रैक्ट करके, बिकॉज द सम ऑफ एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये अपोजिट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होगा। तो आंसर आ गया 140 डिग्री, ये क्यू पे बन रहा है 140 डिग्री, ये आपके पास क्यू बन गया। इसी तरह से एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बन रही है और वो है C, Q, R और P के साथ, ये भी सर्कल के ऊपर ही हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल C, Q, R और P, ये Q है,
ये आपके पास सी है और ये पी है और ये है आर। अगर आपके पास क्यू एंगल 140 है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये पी पे है और इसलिए ये भी सप्लीमेंट्री हैं, तो इन्हें आप 180 में से 140 को सब्ट्रैक्ट करें तो 40 आ जाएगा। ये एंगल आपके पास 40 डिग्री फाइंड आउट हो गया। और जो पिछली साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थी उसके भी मैं पॉइंट्स आपको लिख देता हूँ, वो मैंने बनाई थी। सी था हमारे पास एक एंगल, ये एंगल सी था, और ये आपके पास क्यू है, ये आपके पास बी है, और ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद था आर। अब हम इसके रिमेनिंग एंगल्स देखते हैं और मज़ीद के कोई और एंगल भी इसमें से फाइंड आउट किए जा सकते हों, तो वो ये हमारे पास एंगल्स हैं। अभी फर्दर एंगल्स अभी फ़िलहाल इसमें से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अभी हम देखते हैं आंसर हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। सी पी आर हम एंगल निकाल चुके हैं। सी पी आर हमारे पास आया 40 डिग्री। ये एंगल पहले लिख देते हैं, जो एंगल हमने फाइंड आउट किए हैं ये है 40 डिग्री। सी क्यू आर, नेक्स्ट सी क्यू आर इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये भी 140 डिग्री लिख लेते हैं। ए बी डी, एंगल ए बी डी ये है 50 डिग्री। ए बी डी इज़ 50 डिग्री, 50 डिग्री। और लास्ट है ए डी बी, सारे एंगल लिख रहे हैं 40 डिग्री। ये आपके पास है 40 डिग्री। तो यही आंसर्स हैं, देखें 40, 140, 50 एंड 40 तमाम आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ईच ऑफ द, ये है मीन मीडियन मॉड से, और 50 फुटबॉलर्स हैं, 50 फुटबॉल मैचेस हैं, और वाज रिकॉर्डेड यहाँ पर रिकॉर्ड करके बता दिए उसने कि अगर नंबर ऑफ़ गोल्स अगर 0 हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, नंबर ऑफ़ गोल्स 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी 11 है। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं एफ़, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये एक्स है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज़ 16, क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा 16 है, इसलिए ये इसका मॉड होगा 0 इज़ मॉड, बिकॉज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज़ 16। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं 0, मॉड इज़ 0। मीडियन निकालने के लिए हम इनको टोटल करेंगे, 16 + 11 which is 27, 27 + 9, 36, 36 + 7, 7 + 6 + 0 + 1, और ये टोटल 50 ही आएगा क्योंकि ऊपर 50 उसने बता दिया था। 50 को डिवाइड कर दें आप 2 पे और ये आ जाएगा 25, क्योंकि मीडियन निकालना है। 25 देखेंगे फर्स्ट टाइम 25 कहाँ आ रहा है, 16 + 11 27, इसमें 16 में 25 नहीं आ रहा, 16 में 11 ऐड किया तो यहाँ पर 11 ऐड करने पर बनता है 27। 27 में 25 इंक्लूड है, इसलिए इसका मीडियन होगा 1। नेक्स्ट इसका आंसर भी लिख देते हैं यहाँ पर। मीडियन इसका आंसर है हमारे पास 1, ये हमने यहाँ लिख देना है। और नेक्स्ट है मीन निकालने के लिए हम इन्हें पहले fx फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है। fx यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, f और x को। 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आया, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 आ गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 हो गया, और 7 3 दा 21 एंड 4 3 दा 24, 4 6 दा 24, 5 को मल्टीप्लाई किया 0, 6 1 दा 6। अब इसका समीशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। समीशन एक्स एफ एक्स, समीशन एफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू समीशन एफ एक्स आ जाएगा, ये सम आ गया 80 इसका, इन्हें हमने ऐड किया है 80। और अब फार्मूला है मीन निकालने का, फार्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ़। अभी समीशन एफ़ की वैल्यू अभी हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, ये आपको समीशन एफ़ की वैल्यू आई थी 50, इन सबको ऐड किया 50। मीन निकालने का फार्मूला है ग्रुप डाटा में समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ़। समीशन एफ एक्स है 80 डिवाइडेड बाय 50, कैंसिलेशन कर दें और ये आ गया 1.6। मीन भी फाइंड आउट हो गया 1.6, ये हमारा आंसर देखें 1.6, यहाँ 1.6 लिखेंगे, लास्ट में हमारा आंसर आ गया है 1.6 मीन, और ये मीडियन और ये बस मॉड, ये इसके आंसर्स थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कह रहा है 500 एक्सप्रेस 500 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इसे प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। 500 को स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 से डिवाइड करते हैं। 2 to the 4, 2 5 the 10, 0। फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 5 the 10। अब 5 पे डिवाइड हो सकता है, 5 to the 10 एंड 5 5 the 25। फिर 5 पे डिवाइड करें, 5 5 the 25 और फिर 5 पे डिवाइड करें, 5 1 the 5। 500 का आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स आ रहा है 1 2 3। 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं इसके। और 2 पावर 2 5 पावर 3 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है m और n आपके पास गिवन है और इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल है p और q फाइंड आउट करना। तो पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। p एंड m एंड n यहीं पर ही आप लिख सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। m की वैल्यू 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू वैल्यू ऑफ n है 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। दिस इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर p इंटू 3 रेज़ टू पावर q। अब मल्टीप्लाई करना है, पावर्स 2 की पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि प्रोडक्ट है। इंडिसेस में 4 और 1 5 हो गया, 2 पावर 5 और 3 रेज़ टू पावर 4 बन गई, 3 रेज़ टू पावर 2 और 2 4। 2 रेज़ टू पावर p इंटू 3 रेज़ टू पावर q। कंपेयर कर लें, इक्वेट कर लें। 5 इज़ इक्वल टू p, वैल्यू ऑफ p आपके पास 5 है क्योंकि 2 पावर 5 है और राइट साइड पे 2 पावर p है। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे 3 रेज़ टू पावर 4 है और राइट साइड पे 3 रेज़ टू पावर q है। तो 4 इज़ इक्वल टू q। ये हमने इक्वेटिंग कर दी, इसकी इक्वेट किया है तो हमारे पास ये आंसर आ गए हैं। p का आंसर आ गया 5 और वैल्यू ऑफ q आ गई 4। नेक्स्ट है m डिवाइडेड बाय n। पहले m की वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू ऑफ m है 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। पहले ऊपर देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ m जो है हमारे पास 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 ये वैल्यू ऑफ n है, m है, और डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ n है 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। 2 रेज़ टू पावर p इंटू 3 रेज़ टू पावर q ये राइट साइड पे है। डिवाइड का मतलब है कि आप इसको नीचे ले आएँ। 2 इंटू 3 या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट में ये है कि भाई आपके पास अगर इंडिसेस रूल है एक, और वो ये है कि x रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर b होगा तो x रेज़ टू पावर a माइनस b के इक्वल होता है। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो x रेज़ टू पावर a इंटू x रेज़ टू पावर b होगा तो पावर्स ऐड होंगी a प्लस b। यहाँ पर ऐसे ही होगा, 2 रेज़ टू पावर 1 है और ये 2 रेज़ टू पावर 4 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 है और 3 रेज़ टू पावर 2 है तो 2 माइनस 2। दिस इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर p इंटू 3 रेज़ टू पावर q। 2 पावर माइनस 3 आ गया और 3 रेज़ टू पावर नॉट हो गया और 2 रेज़ टू पावर p और 3 रेज़ टू पावर q एज इट इज़। अब हम कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पे 2 की पावर माइनस 3 है, राइट साइड पे p है। p का आंसर माइनस 3 निकला है। इस तरह से लेफ़्ट साइड पे 3 रेज़ टू पावर नॉट है और राइट साइड पे q है, तो 3 रेज़ टू पावर q को हमने कंपेयर कर 3 रेज़ टू पावर नॉट से। q का आंसर आ गया 0। ये q 0 और वैल्यू ऑफ p इज़ माइनस 3। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू दे रखी है और वो वैल्यू है हमारे पास इसकी n की, n स्क्वायर। n वैल्यू ऑफ n है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 2। दिस इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर p इंटू 3 रेज़ टू पावर q। ब्रैकेट ओपन कर दें, 4 इंटू 2, क्योंकि अगर डबल पावर होती है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर भी 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 राइट साइड पे एज इट इज़ जैसे था वैसे ही रहेगा। 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 8 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 रेज़ टू पावर 8 है, राइट साइड पे 2 रेज़ टू पावर p है, तो p का आंसर 8 आ गया। इस तरह से वैल्यू ऑफ q का आंसर आ गया 4। ये इसके आंसर्स हो गए। हमने जो भी इस टॉपिक के हमारे क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर कर दिए हैं, और इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस मिसिंग हैं और वो हमने यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन में हम शामिल करेंगे। और जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि आपके पास एक रह गया है, ये आपका लोकस इसमें से निकल चुका है, और
सिलेबस में नहीं है, लोकस, सेट्स है। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी हमारे पास हमने डिस्कस करने हैं, वो नेक्स्ट लेसन में हम इसी पेपर के डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।